रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी तत्व सर्वाधिक विषालु पदार्थों में से है। इनके विनाशकारी प्रभावों का परिणाम अत्यंत व्यापक है, जिसे मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना असंभव सा है। फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख विद्वान जेमेट के अनुसार पर्यावरण का रेडियोधर्मी प्रदूषण, पर्यावरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण मानव द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले या कृत्रिम रूप से निर्मित किए गए रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से होने वाला प्रदूषण है। यह परिभाषा फ्रांस के परमाणु आयोग के प्रमुख विद्वान जेमेट महोदय ने दी है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की, जो पर्यावरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण मानव द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले या कृत्रिम रूप से निर्मित किए गए रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से होने वाला प्रदूषण है। वायुमंडल सौर्यक विकिरण के अधिकांश भाग को, वायुमंडल सौर्यक विकिरण के अधिकांश भाग को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता। अर्थात वायुमंडल सौर्य की जो विकिरण है उनको अधिकांश भाग को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ये जेमेट महोदय ने बताया है। प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ, जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से शैलों अर्थात चट्टानों, जल, वायु तथा सभी जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ शैलों, जल, वायु तथा सभी जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से होने वाले विकिरण को, प्राकृतिक रूप से होने वाले विकिरण को पृष्ठभूमि विकिरण कहा जाता है। पृष्ठभूमि विकिरण कहा जाता है, जो लाखों वर्षों से स्थिर रहा है, जो लाखों वर्षों से स्थिर रहा है, यानी कि एक जगह रहा है। हाल ही में विकिरण की मात्रा में कुछ वृद्धि हुई है। हाल ही में विकिरण की मात्रा में कुछ वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, जिसकी आगे भी बढ़ने की संभावना है। मानवकृत विकिरण एक्सरे की मशीनों, जो फॉलआउट कहते हैं, जिसको रेडियोधर्मी अवपात बोलते हैं हिंदी में, फॉलआउट, नाभिकीय रिएक्टरों, शोध प्रयोगशालाओं तथा रेडियोधर्मी पदार्थों का औद्योगिक तथा चिकित्सीय उपयोग, मेडिकल जो लाइन होती है, चिकित्सीय उपयोग करने वाले संस्थानों के अपशिष्ट पदार्थों द्वारा होता है। यानी कि मानवकृत विकिरण है, वो एक्सरे की जो मशीनें हैं, नाभिकीय रिएक्टर है, शोध प्रयोगशाला है, जो रिसर्च लेबोरेटरी है, तथा रेडियोधर्मी पदार्थों का औद्योगिक तथा चिकित्सीय उपयोग करने वाली संस्थाओं के अपशिष्ट पदार्थों द्वारा
होता है। पर्यावरणीय विकिरण को दो वर्गों में बांटा गया है। पर्यावरणीय जो विकिरण है उनको दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो प्राकृतिक, एक मानवकृत। प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले विकिरण में बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाला ब्रह्मांडीय विकिरण तथा पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित प्राकृतिक रेडियो आइसोटोपों से होने वाला पार्थिव विकिरण प्रमुख है। वायुमंडल में ब्रह्मांडीय किरणें के विस्फोट से जो ब्रह्मांडीय विकिरण होता है, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, उनके विस्फोट से लघु अवधि के कुछ रेडियो आइसोटोप निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि वायुमंडल में जो ब्रह्मांड से आने वाली जो सौर्य किरणें हैं, उनके जो लघु किरणें होती हैं जो धरातल तक पहुंचती हैं, उन किरणों में विस्फोट होता रहता है और कुछ रेडियो आइसोटोप के रूप में निरंतर उनसे उत्पन्न होती रहती हैं, जिसके लिए वो घातक हानिकारक होती हैं। ये तो था प्राकृतिक रूप से। अब आता है मानवीय या मानवकृत। मानवकृत विकिरण मानव द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। इसका उपयोग नाभिकीय हथियारों, जो न्यूक्लियर पावर होता है, उनके जो हथियार हैं, जैसे परमाणु बम बोलते हैं जिसको, जो उदाहरण के तौर पर उत्तरी कोरिया न्यूक्लियर पावर का एक खजाना माना जाता है वर्ल्ड में। तो नाभिकीय हथियारों, ईंधनों, जो घरेलू ईंधन होता है, उनसे तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय हथियारों, ईंधनों तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है मानवकृत विकिरण द्वारा। यानी मानव द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग जो उत्पन्न होता है उसका। परमाणु बमों में प्रयुक्त होने वाला रेडियोधर्मी पदार्थ अत्यधिक क्षतिकारी या हानिकारक होता है। परमाणु बमों में प्रयुक्त होने वाला रेडियोधर्मी पदार्थ अत्यधिक क्षतिकारी होता है। जो न्यूक्लियर पावर होता है, परमाणु बम जिसको बोलते हैं, कि आजकल परमाणु बमों का विश्व में बहुत ही एक ताकतवर जिसको बोलते हैं, जिसमें उत्तर कोरिया का एक उदाहरण आता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसका प्रभाव आज भी वहां पर देखा जा रहा है। विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, जमीन पर घास नहीं उग रही है। यानी इतने वर्षों के बाद भी उसका नकारात्मक प्रभाव आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि मानवकृत जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो कितने हानिकारक हैं। कहने का मतलब, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा व नागासाकी नगरों पर बम प्रहारों से उत्पन्न विभीषिका सर्वविदित ही है। यानी एक ज्वलंत उदाहरण है। विगत 5 दशकों के दौरान, अर्थात पिछले 50 वर्षों के दौरान, अनेक देशों ने सागरों तथा भूमि के नीचे अनेक परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनसे
पर्यावरण में विकिरण की मात्रा बढ़ गई। परमाणु विस्फोटों से स्ट्रोंशियम 90 अर्थात स्ट्रोंशियम 90, आयोडीन 131, आयोडीन 131 तथा अनेक विस्फोटक पदार्थ मिट्टी या जल में ठहर जाते हैं या वायुमंडल में निलंबित रहते हैं, वायुमंडल में लटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वायुमंडल में मिलते रहते हैं, जिनसे रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त नाभिकीय ईंधन भी प्रदूषण में योगदान देता है। नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त नाभिकीय ईंधन भी प्रदूषण में योगदान देते हैं। विखंडन प्रक्रिया के दौरान भारी ऊष्मा उन्मुक्त होती है जो विद्युत में बदल जाती है। नाभिकीय अपशिष्टों का निपटारा करना भी एक बड़ी समस्या है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में खदानों के स्थान पर अपशिष्ट धात्विक पदार्थ, विखंडन से उत्पन्न पदार्थ तथा एक्टिवेशन अर्थात सक्रियण से उत्पन्न पदार्थ सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ पदार्थ सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ठहरे रहते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में होने वाले रिसाव भी न केवल पर्यावरण का प्रदूषण करते हैं बल्कि सैकड़ों लोगों की मृत्यु का कारण भी बनते हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्व सोवियत संघ में 1986 में, पूर्व सोवियत संघ जो रूस, पूर्व सोवियत संघ में 1986 में हुई चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर के रिसाव की घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। यानी पूर्व सोवियत संघ में 1986 में एक घटना हुई थी जिसको चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर के रिसाव की घटना जाना जाता है और उनसे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यह परमाणु रिएक्टर के रिसाव की कितनी भयंकर घटना थी। विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो गैर आयनित विकिरण और दूसरा गैर आयनित में। इनमें आयनों में परिवर्तित न होने वाला विकिरण भी कहते हैं इसको, गैर आयनित को। यह विकिरण स्पेक्ट्रम की लंबी तरंग दैत्यों पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से निर्मित होता है जिसकी रेंज, जिसको परास कहते हैं, रेंज पराबैंगनी किरणों से रेडियो तरंग तक होती है। इनमें ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है। द्वितीय दूसरा आयनीकृत विकिरण। यह विकिरण जिस माध्यम से गुजरता है उसके परमाणु एवं अणुओं को आयनों में बदल देता है, आयनों में बदल देता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं ये। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत जो दो प्रकार के मुख्य स्रोत माने जाते हैं, गैर आयनित विकिरण और आयनित विकिरण। विकिरण जिसके माध्यम से गुजरता है उसके परमाणु एवं अणुओं को आयनों में बदल देता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा जो एक्सरे होते हैं। पराबैंगनी किरणें इस विकिरण में सम्मिलित हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनको मुख्य रूप से
प्राकृतिक और कृत्रिम या मानव निर्मित माना जाता है। रेडियोधर्मी भारहीन एवं प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देने वाला एक प्रकार का पर्यावरण का प्रदूषक है, नहीं दिखाई देने वाला पर्यावरण का प्रदूषक है। यह प्रदूषण अन्य की तुलना में अधिक हानिकारक है। इसका प्रभाव जल, थल और वायुमंडल में भी देखा जा सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की परिभाषा यदि लें तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की डेफिनेशन में नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मिता एक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें विघटन के समय उच्च शक्ति का विकिरण करते हैं। आयन विकिरण 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा तत्व। इन सभी विकिरणों का कारण नाभिकीय अणु के विखंडन के परिणाम होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव, अन्य जीव, वनस्पति एवं खाद्य सामग्री प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार से रेडियोधर्मी प्रदूषण के मुख्य स्रोत प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोतों में प्रकृति में विकिरण में अनेक स्रोत देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड से आने वाली जो किरणें हैं, जिसको सौर कॉस्मिक तथा लौकिक, सौर कॉस्मिक तथा लौकिक 3 तरह की ये आने वाली किरणें होती हैं, के द्वारा पार्थिव विकिरण के द्वारा भी प्रदूषण फैलता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में भूगर्भ में विद्यमान, रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में भूगर्भ में विद्यमान यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट, कार्बन, स्ट्रांसियम भी रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रसार करते हैं। वर्षा तथा वायु के द्वारा भी रेडियोधर्मी तत्वों का स्थानांतरण होता है। कृत्रिम स्रोत में मानव द्वारा निर्मित अणु रिएक्टर, अणु बम, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली एक्सरे की मशीन, रेडियोग्राफी रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु बमों के परीक्षणों में से भी यह प्रदूषण काफी उत्पन्न होता है। मानव निर्मित रेडियोधर्मी कचरा समुद्र, भूपटल एवं अंतरिक्ष में समय समय पर छोड़ा जाता रहा है। यूरेनियम खनन एवं परमाणु भट्टियों के रिसाव से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। अब आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इसके कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जिनसे इसके प्रभाव देखते हैं। इसके दुष्प्रभाव ज्यादा हैं। प्रभाव में विकिरण के विभिन्न रूपों के भिन्न प्रभाव होते हैं। अवरक्त किरणें, जिसको इंफ्रारेड रेज बोलते हैं, तथा अन्य कुछ विकिरण सामान्य लाभकारी होते हैं। एक्सरे से उत्पन्न होने वाला विकिरण जैविकीय रूप से हानिकारक होता है। एक्सरे से उत्पन्न होने वाला विकिरण जैविकीय रूप से हानिकारक होता है, क्योंकि यह कोशिकाओं तथा ऊतकों को नष्ट करता है। पैराबैंगनी विकिरण कुछ जीवों के ऊतकों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। रिएक्टरों की विखंडन क्रिया से अनेक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा मिट्टी व जल का प्रदूषण होता है, जो पौधों द्वारा प्राणियों तथा मानव के लिए घातक सिद्ध होता है। रेडियोधर्मी के कारण अत्यंत मानव ही सर्वाधिक प्रभावित होता है
वायु में व्याप्त रेडियोधर्मीकरण मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। विकिरण से कैंसर, असामान्य जन्म, त्वचा रोग, ल्यूकेमिया आदि दुष्प्रभाव होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभावों को यदि अपन बिंदुओं में देखें तो इनके रेडियोधर्मी प्रदूषण के अनेक दुष्प्रभाव हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला दुष्प्रभाव, परमाणु विस्फोट से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण होता है। दूसरा दुष्प्रभाव, रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव से जीव तथा गुणसूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके प्रभाव से बच्चे विकलांग एवं अपंग पैदा होते हैं। तीसरा दुष्प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। मज्जा, सिर के बालों का गिरना, शरीर में रक्त की कमी आदि बीमारियां हो जाती हैं। इसके द्वारा पेड़ पौधों, जीव जंतु, वनस्पति, खाद्य सामग्री आदि प्रभावित होती है। और नेक्स्ट, हरे पादप गामा किरणों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जिस कारण पौधों की उम्र, वृद्धि, फल तथा बीज देने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। जलीय एवं मृदा पारिस्थितिकी तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नाभिकीय दुर्घटनाएं, इसको न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी कहते हैं। विश्व में अब तक 100 से अधिक नाभिकीय दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिनमें आधी से अधिक अकेले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई हैं। 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन, जो तत्कालीन सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल दुर्घटना अब तक की सबसे बड़ी भयानक दुर्घटना थी। इसमें तेज हवा और आग के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ तेजी से आसपास के क्षेत्रों में फैल गए। इससे लगभग 3,50,400 लोगों को तुरंत विस्थापित किया गया तथा भारी संख्या में जान माल की हानि हुई। इससे बेलारूस सर्वाधिक प्रभावित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1979 में मिडिल टाउन के 3 माइल आइसलैंड में भी ऐसी ही घटना घटी। 11 मार्च 2011 में जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना से 6,911 लोग मारे गए तथा 10,316 लोग लापता हो गए थे। ये नाभिकीय दुर्घटनाएं कुछ एग्जाम्पल हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय कैसे किए जाएं, रेडियोधर्मी प्रदूषण पर कंट्रोल कैसा किया जाए, द मेजर टू कंट्रोल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव अपन ने देखे, रेडियोधर्मी प्रदूषण को देखा, इनके स्रोत देखे। अब इनके नियंत्रण के उपाय, रेडियोधर्मी प्रदूषण का नियंत्रण। रेडियोधर्मिता के हानिकारक प्रभावों के बावजूद नाभिकीय ऊर्जा तथा रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्पादन जारी है, जो आधुनिक विकास का अभिन्न अंग बन गया है। विश्व के सभी विकसित देश जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक निर्भर हैं। विश्व की 17% विद्युत
ऊर्जा नाभिकीय स्रोतों, विश्व की 17% ऊर्जा नाभिकीय स्रोतों से उत्पन्न की जा रही है। इसे पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ माना जाता है। फिर भी पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुरक्षित रखने के लिए नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में मॉनिटर करते रहना तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय आवश्यक हैं। इसके लिए नाभिकीय संयंत्रों को सुरक्षित बनाना, अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की उपयुक्त व्यवस्था करना, रिसावों पर का नियंत्रण करना, यूरेनियम खदानों में उपयुक्त प्राविधिकी का प्रयोग आदि उपाय आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगना है, जिससे विश्व भविष्य में परमाणु विस्फोट की आशंका से भयमुक्त रह सके। रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भूमिगत, वायुमंडल तथा जलमंडल में परमाणु बमों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन एवं विधियों का आविष्कार करना चाहिए। नाभिकीय बमों एवं परमाणु बमों के निर्माण पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। रेडियोधर्मी हथियारों, उपकरणों, साधनों एवं तत्वों आदि के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी रेडियोधर्मी जो हथियार हैं, उपकरण हैं, उनके साधन एवं तत्व आदि हैं, उनके निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव शरीर में वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव शरीर में परमाणु विकिरण एवं प्रदूषण का परीक्षण करना तथा सुरक्षात्मक तरीके अपनाने चाहिए। मानव शरीर में परमाणु विकिरण एवं प्रदूषण का परीक्षण करना चाहिए तथा सुरक्षात्मक तरीके अपनाने चाहिए। परमाणु बिजली घर के विसर्जन को दबाने एवं भंडारण करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने चाहिए। परमाणु बिजली घर हैं, उनके विसर्जन को दबाने एवं भंडारण करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने चाहिए तथा विकिरण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। मानव समाज की सुरक्षा, निरंतरता एवं खुशहाली के लिए विभिन्न प्रदूषणों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। अन्यथा ये प्रदूषण निकट भविष्य में मानव जाति के लिए भयंकर खतरा बन जाएंगे। मानव समाज की सुरक्षा, निरंतरता एवं खुशहाली के लिए विभिन्न प्रदूषणों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। अन्यथा ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण निकट भविष्य में
मानव जाति के लिए भयंकर खतरा बन जाएंगे। धन्यवाद।